Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी और वीडियोस भी आपके लिए अच्छे खासे हेल्पफुल हो रहे होंगे. थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. ऐसे ही आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे. एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं और बेटर से बेटर करती जाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस. नाउ स्टार्ट करेंगे हम आज न्यू टॉपिक जो कि है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, मेनली जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उसके बारे में डील करेंगे आज के इस वीडियो में. लेकिन आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा उसमें हम ये जान लेते हैं कि जो दो वीडियो हमने फर्स्ट चैप्टर की हैं जिसमें हमने मेनली कुछ कैरेक्टर्स जो है उनको स्टडी किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टर था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मेटाबॉलिज्म एंड देन क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस था. उसके बाद हमने देखा ग्रोथ एंड उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन. ग्रोथ में भी हमने दो टाइप की देखी थी, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. तो ये जो तीन फैक्टर हैं, फीचर्स हैं, जो कि हम इनकी डेफिनेशन, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उसके बेसिस पे हमने ये जाना कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं था. लेकिन ग्रोथ के केस में क्या था कि ओवरऑल ग्रोथ जो थी वो क्या था, नॉन डिफाइनिंग फीचर है. ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात की जा रही है तब नॉन डिफाइनिंग फीचर है. बट अगर यदि ग्रोथ के टाइप जो हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो इसमें क्या आ जाता है कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये तो डिफाइनिंग फीचर है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाता है. एंड रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फीचर. ये हम दो वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इन कैरेक्टर्स. ये जो कैरेक्टर हैं इनके अंदर में हम क्या पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं. आई होप कि वो दोनों वीडियो हेल्पफुल रही होंगी. नाउ अब हम न्यू टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे जिसको हम बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं. सो अगर यदि हम बायोडाइवर्सिटी जो है इस पूरे एक को दो वर्ड्स में अगर ब्रेक करें, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन बोल सकते हैं. तो जितनी भी अर्थ पे लाइफ है मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हायर, लोअर, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर सब कोई आ जाता है जो लिविंग हैं, प्लांट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो ये जो लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर टिल डेट, उनमें कितनी सारी वेरिएशन है, बहुत सारी वेरिएशन है. मिलियंस में स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाई है, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें देखने को. तो इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, इवन होता है, बिकॉज कोई भी एक न्यू स्पीसीज़ आइडेंटिफाई होती है तो उसको कैसे पढ़ेंगे. तो इसी के लिए बायोडाइवर्सिटी में क्या किया गया कि ग्रुपिंग की गई, उसका क्लासिफिकेशन किया गया, उसका नॉमेनक्लेचर किया गया. एंड अब रिसेंट टाइम में अगर कोई स्पीसीज़ जो है आइडेंटिफाई होती है, न्यू स्पीसीज़ जो कि अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, तो उसमें क्या होता है कि उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसमें रखा जाता है. इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. लेकिन जितनी वेरिएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यदि हम एक अपने पूरे ख़ानदान की बात करें जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी है, पापा है, ताई है, ताऊ जी हैं, चाचा है, चाची है, बुआ, फूफा, मौसी, मामा, बहुत सारे लोग हैं. तो जितने भी लोगों की हमारी फैमिली है उसमें हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहा होता है, उसमें वेरिएशन होती है.
हर दोनों मीन्स जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर क्या कहते हैं कज़न्स की बात की जाए तो इवन उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, मीन्स कुछ वेरिएशन होती हैं। किसी का नेचर किसी टाइप का होता है, किसी अदर का नेचर अलग टाइप का होता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये जो अर्थ है उस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको हम बोल रहे हैं, अगर यदि उसकी बात की जाए तो इसमें अप्रॉक्स 1.7 to 1.8, इसका मतलब हो गया कि 17 से 18 लाख या फिर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो पहचानी जा चुकी हैं, आइडेंटिफाइड हैं एंड उनका एक रिकॉर्ड जो है वो है। अब ये जो इतनी स्पीसीज़ आइडेंटिफाइड हैं, डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, ये किसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की गई हैं? IUCN, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। IUCN के अकॉर्डिंग अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसको हम 17 से 18 लाख बोलते हैं, इतनी स्पीसीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है। सो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए और IUCN के अकॉर्डिंग इतनी स्पीसीज़ जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज इसी तरीके से हम आगे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे जिसमें स्पेसिफाई होगा कि प्लांट्स की स्टडी किस में की जाती है, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, वायरस की। सो इस तरीके से ये वाली शॉर्ट फॉर्म जो है उनको उनकी डेफिनेशन उनकी फुल फॉर्म और इसके अकॉर्डिंग क्या काम हुआ है ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ से ही क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है और वही एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ जो है कन्फ्यूज़न क्रिएशन करती है, जिससे क्वेश्चन गलत होता है, जो कि हमें नहीं करना है एग्ज़ाम में। बिकॉज 4 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सिर्फ एक सिंगल मार्क्स के बेसिस पर ही क्या कहते हैं जो रैंक होती है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन कर जाती है। तो ये तो रही दूसरी बात, बट हमें हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़नी है। अब क्या कह रहा है? दिस रेंज रेफर्स टू दी बायोडाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। सो इतनी सारी स्पीसीज़ जो आइडेंटिफाई की गई हैं ये क्या है? रेफ़र करती हैं एक पर्टिकुलर रेंज को बायोडाइवर्सिटी की अर्थ पर। स्पीशीज़ इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर उन सबको इंक्लूड करती है, चाहे वो हायर प्लांट्स हों, लोअर प्लांट्स हों, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, वायरस, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कुछ भी हो XYZ जो कि लिविंग है उन सबको इंक्लूड करती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू दी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उसमें ये एक लिमिटेड फैक्टर नहीं है। बिकॉज डे बाय डे अगर यदि हम किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं या फिर कोई पुराना प्लेस है अगर उस पर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ न्यू देखने को मिलती है। सो क्या कहते हैं, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उसके लिए। आई होप कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होता है, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हैं और ये आइडेंटिफिकेशन कौन सी उसके अकॉर्डिंग है, एंड जो स्पीशीज़ हैं आइडेंटिफाइड स्पीसीज़ हैं वो किस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इंक्लूड करती है या नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही आती हैं और बायोडाइवर्सिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म के लिए। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा ना। मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। अब हम ये समझ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब इतनी सारी वेरिएशन जो है उसको इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि
उसकी ग्रुपिंग की गई, उसका क्लासीफाई किया गया, उसको नॉमेनक्लेचर किया गया। फॉर एग्जांपल अभी कोई न्यू स्पीसीज़ अगर यदि इस तरीके से उसको एक सिस्टमेटिक वे में नहीं ग्रुपिंग की गई या नॉमेनक्लेचर नहीं किया गया या ना क्लासिफिकेशन नहीं किया गया होता, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी प्लांट का अगर कोई न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुआ है या किसी लोअर ऑर्गेनिज्म की या किसी हायर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की गई है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं हम, फिर उसको मीन्स हर एक इंडिविजुअल जो स्पीशीज़ है उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी ग्रुपिंग की गई, उसका नॉमेनक्लेचर किया, उसका आइडेंटिफिकेशन किया, और ये सारी जो स्टडी हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है। टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर किसके, आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का एंड क्लासिफिकेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है उसी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब के जो प्रिंसिपल हैं, इसके जो प्रोसीजर हैं उनकी स्टडी करते हैं, जो कि साइंस की एक अपने आप में खुद एक ब्रांच है। अगर यदि हम टैक्सोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, ये सब जो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी उसको इतना इजी बनाने के लिए, इतना अच्छे से कन्वीनियंट वे में स्टडी करने के लिए किसने नाम दिया? कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये साइंटिस्ट जो हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी में, टैक्सोनॉमी में। कैरोलस लिनियस जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। बिकॉज जो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं या बहुत छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें निगलेक्ट नहीं करना है। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें नॉमेनक्लेचर जो है, ये जो टर्म है इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी कोई भी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाना चाहिए और उसी ही नाम से ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको जाना चाहिए। मीन्स उसको स्टडी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेस पे उसका कुछ और नाम है, किसी अदर प्लेस पे किसी और नाम से जाना जा रहा है, या अदर कंट्री में किसी और नाम से जाना जा रहा है। ऐसा अगर यदि होगा तो उससे फिर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएशन हो जाएगा। तो जो भी कोई भी न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड हो रही है तो उसको एक यूनिवर्सल नेम दिया जाना चाहिए, नेमिंग होनी चाहिए जिसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम नाम से जाना जाए। नॉमेनक्लेचर में सिंपली ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, उसमें किसी न्यू बॉर्न का जन्म हुआ तो उसको एक हम पर्टिकुलर नाम देते हैं जिससे कि पूरा ख़ानदान जो है उसको उसके खुद के एक पर्टिकुलर नाम से जाने। ये नहीं है कि कुछ भी कोई उसकी बुआ है कुछ भी बोल रही है, मौसी है वो कुछ और बोल रही है, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको किसी और नाम से जान रहे हैं, तो किसी अदर न्यू पर्सन से अगर यदि उसको मिलाया जाएगा तो यही नहीं समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है। उसको न्यू बॉर्न को भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिससे कि पूरा ख़ानदान, पूरे रिलेटिव्स जो हैं उसको उसी नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर यदि कोई न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड होती है तो उसको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके, और ये किया जाता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको एक सेम नाम से जाना जाए। ये चीज़ होती है नॉमेनक्लेचर में। अगर यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि नॉमेनक्लेचर जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। सिंपल सी बात है, जो कि इतना हम अभी बहुत ज़्यादा बोल के समझा रहे थे वही इस सेंटेंस में पूरा बोला गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाना चाहिए जिसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम उसी नाम से जाना जाए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक
टाइप ही बोल सकते हैं नॉमनक्लेचर का, या फिर नॉमनक्लेचर जैसा ही है कि आइडेंटिफिकेशन में नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। करेंटली नहीं है, ये है करेक्टली। इसको करेंटली की जगह करेक्टली कर लिया जाए। सो आइडेंटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि जो नॉमनक्लेचर है, जो नेमिंग है, वो कब पॉसिबल है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट स्पीशीज़, न्यू प्लांट स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया गया, तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे कि इसके पास इस टाइप की लीव्स हैं, इतनी इसकी हाइट है अप्रॉक्स, ये इस टाइप के फ्लावरिंग होती है, इसमें इस टाइप का फ्रूट आता है। तो ये कुछ उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए अगर यदि ये बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो करेक्टली डिस्क्राइब किए गए, तो उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रख दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको रख दिया जाएगा। सो आइडेंटिफिकेशन तब ही पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया। अब करेक्टली डिस्क्राइब करने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन तो हुआ कि किसी न्यू प्लांट स्पीसीज़ का। अब प्लांट स्पीसीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए कि इस तरीके की लीव्स हैं, स्टेम है, इस तरीके की फ्लावरिंग होती है, इस तरीके का फ्रूट आता है, इसकी जगह पे अगर यदि उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दे दिया गया कि ये जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है, इसके पास 2 आइज़ हैं, इसके पास कुछ 4 लेग्स हैं, एक टेल है, इस तरीके से उसको उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया जाए, जो कि एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उसकी नेमिंग और नॉमनक्लेचर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसको आइडेंटिफाई भी नहीं किया जाएगा आगे चलकर फर्दर जो फ्यूचर होगा उसमें। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी न्यू स्पीशीज़ अगर यदि आइडेंटिफाई होती है तो उसका करेक्ट डिस्क्राइब होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि अभी मैं ये जो तीनों टर्म्स हमने देखे कि टेक्सोनोमी क्या है, उसके बाद नॉमनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, या फिर टेक्सोनोमी के फादर कौन है, ये पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिससे कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाऊँ। अब ये जो नॉमनक्लेचर है उसके भी कुछ रूल्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यदि कोई प्लांट स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है तो ICBN होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर। अगर यदि कोई प्लांट स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है तो ICBN के अकॉर्डिंग उसका नॉमनक्लेचर होगा। अगर यदि कोई एनिमल स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है तो उसमें हम ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर की हेल्प लेंगे। उसके बाद अगर यदि कोई बैक्टीरियल स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है तो उसमें हम ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमनक्लेचर को यूज़ करते हैं। अगर यदि कोई वायरस की स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है, मीन्स किसी वायरस को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसमें हम ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमनक्लेचर को यूज़ करते हैं। ICNCP अगर यदि किसी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है तो उसमें हम ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। जो कल्टिवेटेड प्लांट, अब कल्टिवेटेड प्लांट कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो है, तो इनकी एक टोमेटो ब्रिंजल तो है लेकिन इनसे इनका एक हाइब्रिड बनाया गया, उसका कल्टीवेशन किया गया और न्यू स्पीशीज़ जो है उससे फॉर्म हुई, उसका हाइब्रिड बना। तो इस तरीके के जो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है उनकी स्टडी हम करते हैं ICNCP में, जिसको हम इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ नॉमनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये जो रूल्स हैं नॉमनक्लेचर के जो कि प्रोवाइड किए गए ICBN, ICZN, ICBN, ICVN, ICNCP, ये नाम भी बहुत अच्छे से विद फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हमसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अगर यदि किसी प्लांट स्पीशीज़ जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो वो किसके अकॉर्डिंग उसका नॉमनक्लेचर होगा, ICBN
जिसको फुल फॉर्म में दे दिया जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN, ICZN, ICBN। तो फुल फॉर्म के साथ भी दिया जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म के साथ भी दिया जा सकता है। तो हमें फुल फॉर्म के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म दोनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये टर्म किसने दिया था, ये दिया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन थे? कैरोलस लीनियस। तो उन्होंने ही इसको नाम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, कैरोलस लीनियस ने। तो अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो टर्म है वो भी इन्होंने ही दिया था। तो एक साइंटिस्ट जो है उसके नाम पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। तो हर एक उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो एफर्ट है, उसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये जो बाइनोमियल है, बाय से हमें ये समझ में आ रहा है, बाय मीन्स टू, ठीक है। नोमियल मीन्स नेम। अब कोई भी चीज़ है उसके दो नेम हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम जो होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में बताया गया होगा। सो नेम विद टू पार्ट्स, बाइनोमियल का मतलब होता है कि नेम विद टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होगा? जेनेरिक नेम मीन्स जीनस का नाम। फर्स्ट नाम जो होगा वो क्या होगा? जीनस का नाम होगा। और सेकंड नेम जो होगा वो उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ स्पेसिफिक एपिथेट उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर यदि हम लेके चलें, मैं अपने नाम का एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे कि मेरा नाम है सिम्मी सिंह। तो ये जो फर्स्ट नेम है जिसको हम जेनेरिक नेम बोलेंगे, तो ये क्या हो गया? मेरा जीनस का नाम जैसे। और सिंह जो मेरी कास्ट मीन्स रिलीजन या फिर कास्ट भी बोल सकते, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, मीन्स ये क्या हो गया? मेरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसका एग्जाम्पल हम साइंटिफिक उसमें लेके चलें तो दी साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो मैंगो हम गर्मियों के टाइम में बहुत मज़े से खाते हैं, वो जो होता है मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका उसका पूरा नाम होता है, जिसमें मैंगीफेरा जो है वो क्या है? उसका जेनेरिक नेम मीन्स जीनस का नाम है। इंडिका क्या है? वो उसकी स्पेशल स्पीशीज़ है मीन्स स्पेशल एपिथेट है। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट। ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब कि नेम विद टू पार्ट्स। कोई अदर स्पीशीज़ भी जो होगी, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो, तो इसी तरीके से उसके भी दो नाम होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने दिया था, तो इसके भी कुछ रूल्स थे, उन्होंने कुछ रूल्स सेट किए थे कि अगर यदि हम रूल्स की बात करें, जिसमें फर्स्ट तो हम देख चुके हैं कि सॉरी, फर्स्ट नेम जो होगा वो क्या होगा? उसका जेनेरिक नेम होगा, जिसको हम जीनस के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो जेनेरिक नेम होगा, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या है? जैसे कि मैंगीफेरा है, अगर यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, मैंगीफेरा जो कि इसका जेनेरिक नेम है मैंगो का, तो इसका जो ये फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा हमेशा। और जो सेकंड लेटर होगा, जो कि हम स्पेशल एपिथेट की बात करते हैं, जिसको हम स्पेशल स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं, तो इसमें ये जो सेकंड लेटर होगा ये क्या है? ये हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने देखा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा में एम जो है कैपिटल से स्टार्ट होगा हमेशा, और जो सेकंड
स्पेशल स्पीशीज़ है या स्पेशल एपिथेट के नाम से जानते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। ये उन्होंने एक रूल सेट किया। उसके बाद एक रूल ऐसा भी था कि अगर यदि जब दोनों वर्ड, ये जो दोनों वर्ड हैं हैंड रिटन होंगे, जैसे कि हमने देखा कि अगर यदि हम कहीं पर भी इसको हैंड रिटन कर रहे हैं, मीन्स हाथ से लिख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, लिखा तो वैसे ही जाएगा, इसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं की जाएगी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल से, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से। लेकिन जब ये हैंड रिटन होगा तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा विद स्पेस, इस तरीके से। ये नहीं है कि पूरा इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया, ये रॉन्ग हो जाता है। सो इस तरीके से सेपरेटली इसको अंडरलाइन किया जाएगा। इस तरीके से जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने कुछ रूल्स जो हैं उसको सेट किए, किसके लिए? बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसके लिए। आज के वीडियो में हम इतना ही डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अभी तक के लिए ये जो जितना कंप्लीट हुआ है उसको अच्छे से वीडियोस जो है उनको देखें, समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और जब ये चैप्टर एंड होगा तब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर्स में उन सबको डील करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे से डेवलप होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा टिप ऑफ द डे ऐसे बोला जाए अगर, तो ये है कि डेली हमें स्टडी करनी है। अभी हमें ये लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत सारा सिलेबस होता है तो इतना टाइम नहीं होता, और बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो अभी से हमें कंटिन्यू स्टडी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर यदि हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए डेली स्टडी करनी है। ये नहीं है कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया फिर 4 दिन पूरा गैप कर दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डेली मतलब कंटिन्यू वे में 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे स्टडी करनी है, जिससे कि जो कंटिन्यूअस है स्टडी का पैटर्न वो ब्रेक ना हो। आई होप कि बाकी और चीज़ें आप अच्छे से समझते होंगे, बिकॉज 11-12 के बच्चे बहुत समझदार हो चुके होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।